Morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study data handling for class 8. तो आते हैं हम लोग डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। डाटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग है क्या, किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ठीक है। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी हमारी क्लासेज यूट्यूब पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हम यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री क्लासेज आप सभी के लिए अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। और वो भी फुल कोर्सेज विथ एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चन को हम लोग नोट्स और एग्जाम्पल सब चीज़ अवेलेबल कराते हैं। सबका सॉल्यूशन भी आपका अवेलेबल कराया जाता है, टोटल एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक का, यानी फुल कोर्सेज आपको इसमें कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और लास्ट तक हमारे वीडियो को देखेंगे। चलिए तो आते हैं पहले डाटा हैंडलिंग, नाम ही है इसका डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले डाटा होता क्या है, ठीक है। डाटा, व्हाट इज डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आते हैं डाटा है क्या। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं हर जगह का अलग अलग डेटा होता है, डेटा या डाटा पे दोनों से। तो कंप्यूटर की डेटा कुछ और होती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो डाटा या मोबाइल का डाटा इस्तेमाल डेटा जो होता है वो अलग है। और यहाँ जो मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं वो डाटा अलग है। ये हमारा यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसमें न्यूमेरिकल हो, नंबर आता हो, वो हमारा डाटा कहलाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथ, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। अब इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे ले लीजिए कि किसी दो तीन शहर और उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया, कहीं डिफरेंट डिफरेंट शहर है उसका टेम्परेचर दे दिया गया, एक कोई दे पार्टिकुलर डे टेम्परेचर का, किसी व्यक्ति का ले लिया गया हाइट, किसी का वेट, ठीक है। तो इस सब में नंबर का आपका ज़रूरत होगा, नंबर उसमें होगा। तो इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो सब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहलाता है, और वो सब मैथ में डेटा होगा। द इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन ऑल सच केसेज इज कॉल्ड डाटा। जैसे ऊपर में दिया है रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच, इसमें भी नंबर आएगा। नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द हंड्रेड्स DIs, मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इन क्लास ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, इसमें भी नंबर आपका आएगा। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड, इस तरीके का जो भी होगा उस सब में नंबर आ रहा है। और इसीलिए हमने डेफिनेशन बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होगा वो हमारा डाटा कहलाएगा। अब डाटा का टाइप भी होता है, डाटा कितने प्रकार का होगा। तो देयर डाटा जो हमारा है 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो पता ही है कि न्यूमेरिकल होता है, 2 टाइप्स का डाटा होगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है,
सर्वे, सर्वे हो गया। इसमें आ जाएगा आपका बुक्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया सोर्सेज है, सोशल मीडिया सोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा हमारा क्या है? ये डाटा विच इज कलेक्टेड बाय सर्वेयर इटसेल्फ, वैसे डाटा जो सर्वेयर या ऑब्जर्वर के द्वारा खुद से कलेक्ट किया जाता है वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। लाइक सर्वे, कोई भी सर्वे किया जाए, ठीक है, घर घर जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है सर्वेयर के द्वारा, तो ये जो डाटा है हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या है? तो जो इंफॉर्मेशन की हमें पता नहीं है कि वो सही है या गलत, ठीक है, रियलिटी उसकी पता नहीं है, वो सभी डाटा जो है हमारा सेकेंडरी डाटा में कहलाता है। जैसे कोई न्यूज़ से आ गया, किसी पेपर से मिल गया हमको, किसी रिटन सोर्सेज से आया है, सोशल मीडिया से आया, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो दिया जाता है उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो रियल है या नहीं, तो वो जो डाटा होता है वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जैसे बुक में कोई क्वेश्चन दे दिया गया, किसी टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, ठीक है, अब वो हम लोग जानते नहीं कि वो रियल में वो हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है, भले वो सही है या गलत है वो नहीं पता है, लेकिन उसकी रियलिटी हमें पता नहीं है कि ये रियल में है या ऐसे ही एक दिया गया है। तो उस टाइप का इन्फॉर्मेशन जो हमें पता नहीं है इसकी रियलिटी का, उसके रियल सोर्सेज का, तो उसको हम लोग सेकेंडरी डाटा में रहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, बुक, सोशल मीडिया, ये सब से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो सब जो है सेकेंडरी सोर्सेज में आता है, यानी सेकेंडरी डाटा में आता है। तो अभी हम लोगों ने जाना डाटा क्या है, डेटा अकॉर्डिंग टू मैथ, टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। अब दोनों डाटा का डिफिनीशन हो गया, अब हम लोग को यहाँ जानना है डाटा का रिप्रेजेंट किस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी देखिए दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म, टेबल के द्वारा, और दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में जो है हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। बार ग्राफ हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा डाटा का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है, दो फॉर्म में होता है, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल में टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म में हम लोग मीन मीडियन मोड को पढ़ते हैं, और ग्राफिकल फॉर्म जो होता है उसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, पॉलीगन, ये सब जो हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए तो आते हैं, अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो पहला पिक्टोग्राफ है। इसमें क्या होता है तो किसी भी डाटा का इंफॉर्मेशन पिक्टोरिकल यानी पिक्चर के माध्यम से दिया जाता है। देखिए पहले जान लेते हैं सबके बारे में, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ये पिक्टोग्राफ, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल, ठीक है,
यानी पिक्टोरिकल होगा, पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई भी सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी सिंबल लेंगे। अब यही कार के लिए लिया है तो कार नहीं बना सकते, कार का सिंबल ले सकते कोई भी। तो इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पिक्टोग्राफ कहलाएगा, जिसमें पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पूरा लिया है एक फिगर 100 कार्ड के बराबर, वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्ड्स, तो हाफ होगा, ठीक है। अगर हाफ डिनोट करेगा तो हाफ आपका हो जाएगा 50, हाफ फिगर लेंगे तो 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट किया हुआ देखते हैं तो पिक्टोग्राफ कहलाता है। अब इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी कार्ड्स वे प्रोड्यूस इन द मंथ जुलाई, जुलाई में कितने हुआ, जुलाई में यहाँ आपका दिया गया है 250 है, ठीक है। इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स प्रोड्यूस, किस मंथ में सबसे ज़्यादा हुआ था, यहाँ सितंबर में दिख रहा है आपका 4 यूनिट है, तो ऑलरेडी इसमें 4 दिए गए हैं और एक है 100 के बराबर, तो 400 सबसे ज़्यादा इसमें हुआ। अब पिक्टोग्राफ के बाद हमारा आता है बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या है, तो इसमें जो होता है रेक्टेंगल के द्वारा, रेक्टेंगुलर हाइट बनाया जाता है, उसके द्वारा जो है डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, डाटा के इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि ये बार ग्राफ है क्या, ये बार ग्राफ a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the respective values, ठीक है। उसके हाइट जो होता है उसके वैल्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनल होता है। हाइट यानी बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ेगा, हाइट घटता है तो वैल्यू घटेगा। तो इसमें बार ग्राफ के द्वारा यानी बार के द्वारा रेक्टेंगल, बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार लिया जाता है, यानी रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसमें उसका हाइट जितना घटेगा बढ़ेगा उसके द्वारा, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल के द्वारा जो है इसमें बताया था आपने, देखिए रेक्टेंगल जो है ये रेक्टेंगल इसकी इंफॉर्मेशन रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिसमें भी जिस न्यूमेरिकल डाटा को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल बार के द्वारा, उसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। इसी में डबल भी होता है बार ग्राफ, तो इसी के साथ एक और रेक्टेंगल सटा हुआ बनेगा, वो डबल इंफॉर्मेशन देगा। डबल इंफॉर्मेशन मतलब एक ही सेशन में अगर दो इंफॉर्मेशन होता है तो उसको डबल बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम केसेज के लिए डबल डबल अगर इंफॉर्मेशन डबल केसेज दिया हो तो, ठीक है। अब इसके द्वारा भी आप इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। कह रहा है कि विच व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो नीचे आपका दिख रहा है ये एकेडमिक ईयर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, ठीक है। एकेडमिक ईयर दे रहा है कि किस ईयर में कितने स्टूडेंट क्लास 8 में थे, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किसमें ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2007 to 8, ठीक है। अब यहाँ बिना कैलकुलेशन किए आप देख सकते हैं कि इसका बार सबसे ज़्यादा हाइट का है, यानी इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है। और यहाँ से निकालना होगा कितने स्टूडेंट, ये सामने आएंगे 350, स्केल से सामने की तरफ देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, तो ये 350 पे जा रहा है, तो इसमें आपका 350 स्टूडेंट है जो सबसे मैक्सिमम। 4 में कह रहा है कि विच स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस 2003-4, क्या है डबल 5-6 और 3-4, 3-4 में देखिए 100 है और 5-6 में 200, डबल है, ट्रू हो गया, ठीक है। 300 दिख रहा है ना 3-4 में, और 5-6 में 200 है, डबल है। अब डबल बार ग्राफ का ही ये टाइप है, इसमें डबल होगा, देखिए
डबल बार ग्राफ, ये बार ग्राफ showing two sets of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. ठीक है, ये यूजफुल होता है किसी भी डाटा को कंपैरिजन करने के लिए। जैसे 2005-6 में है, ओपन बॉक्स के द्वारा सॉरी खाली बॉक्स जो है एम्प्टी बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और शेडेड बॉक्स के द्वारा 2006 और 7 का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इधर नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट है और नीचे में आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो 5-6 में देखिए इस मैथ में इतने नंबर लाए थे 5-6 वाले में, और 2006 से 7 में इतने नंबर लाए थे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि किस ईयर में ग्रोथ हुआ है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो 2 ईयर्स का सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस, बच्चों का सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस है वो इंफॉर्मेशन दिया रहा है, यानी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग 2 ईयर्स। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, किस ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ग्रोथ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग 2 ईयर्स। नेक्स्ट कर रहा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो ये देखिए मैथ्स का डिफरेंस ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ मैथ में हुआ है। इन विच सब्जेक्ट है द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, किस में जो है परफॉर्मेंस घटा है, तो इंग्लिश में जो परफॉर्मेंस है आपका घट गया है। डाटा में देखिए पहले ईयर में ज़्यादा था, सेकेंड ईयर में कम हो गया है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। हिंदी में इक्वल रहा है। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर, यानी परफॉर्मेंस जो है जैसे था वैसा ही है किसमें, हिंदी में, जो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ऑफ ए बार ग्राफ वुड इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कवर्ड बाय। हाँ चेंज करेगा, क्योंकि बार अगर बार ग्राफ को हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो घटेगा बढ़ेगा तो इंफॉर्मेशन में भी डिफरेंसेज आ जाएगा। अब देखिए इसी में हम लोग पाई चार्ट भी आ जाता है। अब करा है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसमें ग्राफ बना करके इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका तो दिख रहा है सिंगल बार ग्राफ है, सेकंड में भी सिंगल है, और थर्ड में आपका डबल बार ग्राफ आ गया है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप 6 और वर्ल्ड कप 7 का लास्ट 10 ODI इन 2007 दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग डाटा निकलेगा और ये डबल बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तो रफ स्केच बन पाएगा, ग्राफ कॉपी पे सही से इसका स्केच बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक्सिस लेना पड़ता है, एक एक्सिस ले लिए, ये ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग मंथ्स लिख देते हैं, मंथ्स होगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड, कितनी घड़ी बेची गई, सोल्ड। ठीक है, कितनी घड़ी बेची गई वो यहाँ पर लिख देना है। अब इसमें जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन कर लेंगे वो डिफरेंसेस सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसमें है 1500 2000 तक है, तो आप 500 का इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 5 में सब आ जाएगा, 500 1000 1500 2000 2500
और 3000। ठीक है। अब जुलाई के लिए देखिए, और जब भी पैराग्राफ बनाएंगे तो इसमें कम मिनिमम 1 इक्वल डिफरेंस लेते हैं, लेकिन कम से कम एक बॉक्स का सभी बार के बीच डिफरेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट के लिए देखिए आपका है 1000, तो 1000 यहाँ आ रहा है, तो ये आपका जुलाई हो गया। ठीक है, इसमें जुलाई लिख देंगे। सेकेंड इसी तरीके से अगस्त का 15 पे है, तो ये 15 तक जाएगा, अगस्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सितंबर भी आपका 15 है, तो इसमें भी सितंबर में भी 15 तक ही रहेगा। फिर अक्टूबर में 2000 है, तो ये 2000 तक जाएगा, यहाँ अक्टूबर हो जाएगा। नवंबर 25 है, तो 25 तक जाएगा, और दिसंबर फिर 15 तक जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है डाटा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ तो थोड़ा सा रफ स्केच बन रहा है, स्केल से सही से रेक्टेंगल बनाएंगे आप। ठीक है, और से ग्राफ को भी मैं इक्वल इक्वल जो है इसका डिस्टेंस रहता है उसमें इक्वल लेकर के ही बनाएंगे। जो यूनिट यहाँ ले रहे हैं वो यूनिट आप दिखा देंगे, तो यहाँ हम लोग 1 यूनिट ले रहे हैं 500 के बराबर, तो लिख देंगे जो यूनिट हमारा है 1 यूनिट 500 के बराबर है। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे लेंगे और हाइट वाला हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, यानी नंबर वाला जो इन्फॉर्मेशन होगा हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। एक्स पे क्लास इंटरवल लेते हैं, या नहीं तो एक्स पे जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी का जो जो दिया होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वो लेते हैं। बाय क्वांटिटी जो है वो हमेशा नंबर जो रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस पे नहीं करेंगे, वाई एक्सिस पे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे सेम। इसमें हम यूनिट बता दे रहे हैं, आप 5 का ले सकते हैं, डिफरेंस है जो यहाँ 500 का लिए हैं, सेकंड में आप 5 का ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 के टेबल में दोनों आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, उस समय हमने सही से नहीं देखा है, वॉकिंग और साइकिलिंग दोनों का स्कूल ए में अलग अलग है, स्कूल बी में, तो ये सब यहाँ दो इन्फॉर्मेशन इसमें भी दे रहा है, तो ये भी आपका डबल बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। इसका यहाँ पे हम रफ बता रहे हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ इसमें भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सेम। अब देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, अब इसमें एक वॉकिंग के लिए लेना होगा ओपन बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, ओपन नहीं एम्प्टी बॉक्स, और साइकिलिंग के लिए जो लेना होगा कोई एक साइकिलिंग साइकिलिंग के लिए जो है सैडेड बॉक्स ले लेना। अब देखिए स्कूल ए, स्कूल सिंपली ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी। अब ए के लिए देखिए वॉकिंग है 40, तो वॉकिंग हम लोगों ने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो ये हमारा 8 तक जाएगा, क्योंकि 5 5 का है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 लास्ट है। अब दूसरा देखिए, इसी के लिए स्कूल ए का ही है दूसरा, साइकिलिंग के लिए 45, तो ये 5 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा 55 के लिए। अब एक बॉक्स को जो है आपको यहाँ सैडेड करना पड़ेगा, ये वाले को जो ऊपर ही हम लोगों ने लिख दिया है, बैक्स बॉक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिलिंग को वो सैडेड वाला है, और वॉकिंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एम्प्टी वाला है। नेक्स्ट देखिए आपका 40 और 45 हो गया। स्कूल बी के लिए 55 है, पहला वॉकिंग के लिए 55 है, तो ये हमारा 55 तक जाएगा।
और दूसरा आपका दिया है 25, तो ये हमारा 25 तक जाएगा। फिर ये साइकिलिंग वाला है तो ये साइडेड होगा। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फिर सी के लिए लेना है। पहला 15 जा रहा है तो ये 15 तक रहेगा, यहीं तक है। उसके बाद सेकंड जो है 35 तक इंफॉर्मेशन दे रहा है, 35 तक जाएगा। फिर ये वाला बॉक्स आपका साइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो सब में और ये कितना लिए हैं, यहाँ भी 1 = 5 है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 के बराबर लिया गया है, 1 यूनिट इक्वल टू 5। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा आपको। वॉकिंग के लिए एम्प्टी बॉक्स लिए, रेक्टेंगल लिए हैं तो एम्प्टी हो गया, और साइकिलिंग के लिए साइडेड वाला तो साइडेड वाला हो गया। वाई एक्सिस पे जो इंफॉर्मेशन है उसका डिफरेंसेज हमेशा सेम रहता है, तो इसमें 5 का डिफरेंसेज है, आप 10 का भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो इंफॉर्मेशन नंबर में दिया गया है वो उसमें इन्वॉल्व हो, उसको दिखाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं, वैसा नंबर लिया जाता है। क्योंकि डिफरेंसेज सेम लेना है, डिफरेंसेज में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया। इसी तरीके से बाकी का आप यूनिट ले सकते हैं और उसके द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन एक और था 3 नंबर। अब हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही आता है। इसमें पाई चार्ट में जो होता है सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है दिए गए इंफॉर्मेशन को। इसके लिए एक सेंट्रल एंगल चाहिए। तो यहाँ देखिए these are called circle graph. A circle graph show the relationship between whole and its parts. होल और उसके पार्ट्स के कितना पार्ट है वो होल में, वो उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। Here the whole circle is divided into sector. This the size of each sector is proportional to the activity inf or information it's present. अब ये प्रोपोर्शनल होता है एक एंगल के अकॉर्डिंग, सब एंगल घटेगा बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग दिए गए इंफॉर्मेशन में भी, यानी इंफॉर्मेशन का साइज भी घटेगा बढ़ेगा। तो ये इसके लिए हम लोग को पहले सेंट्रल एंगल निकालना होता है। ठीक है, तो आइए इसका पहले डाटा देखते हैं कि सेंट्रल एंगल यानी पाई चार्ट बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहले तो इसमें आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगा। फ्रैक्शन का तो फ्रैक्शन में होता है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स और होल डे, यानी उस पार्टिकुलर डे का बाय टोटल डे का। ठीक है, तो इससे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। ये सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को ही पाई चार्ट बोलते हैं, यानी सर्कल के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ को उसको सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, दोनों सेम ही नाम है। कभी कभी आपको सर्कल ग्राफ ही कर देगा या पाई चार्ट कर देगा। तो पाई चार्ट से जाना जाता है ये मुख्य रूप से। सर्कल ग्राफ इसका ऐसे ही नाम दिया गया है, सर क्योंकि फिगर सर्कल जैसा है इसलिए सर्कल ग्राफ बोल दिया, लेकिन ये जनरली पाई चार्ट के रूप से जाना जाता है। चलिए, तो पाई चार्ट के लिए क्या क्या डाटा चाहिए। पहले तो आइटम्स जो दिए गए हैं वो रहेंगे, आइटम नेम, उसके बाद इसका क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी, उसके बाद फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचा जाता है। तो इसमें कोई भी मान लीजिए ए बी सी डी कोई दिया गया है, इसका अमाउंट 5 6 7 11 कुछ ऐसे दिया गया है, तो नीचे आपको टोटल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक ले लेते हैं, 30 हो जाएगा। अब
फ्रैक्शन के लिए इस डाटा का फ्रैक्शन होगा तो 5/30, 6/30, 8/30 और 11/30। ये फ्रैक्शन टोटल बाई में और उस डाटा का इंफॉर्मेशन का अमाउंट ऊपर में। और सेंट्रल एंगल के लिए होता है इसको 360 से इंटू करना पड़ेगा, सभी फ्रैक्शन को 360 से इंटू करेंगे, जो आएगा वो आपका 60 डिग्री इसका आया। फिर इसे 6/30 इंटू 360, ठीक है। तो यानी सेंट्रल एंगल में जो होता है फ्रैक्शन को 360 से इंटू करेंगे, आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 72 और ऐसा ही सबका जो है। अब ये जो एंगल आएगा वही सेंटर पे बनाते हुए सभी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस इंफॉर्मेशन का जितना एंगल आएगा वो उतना ही एंगल सेंटर पे बनाएगा, और उस तरीके से जो है इसका सेक्टर बनाते हुए पाई चार्ट को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो मेन है इसका डाटा, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। एक में आइटम नेम है, क्वांटिटी कितना है, उसका फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। तो इतने इन्फॉर्मेशन आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद तब आप पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है पाई चार्ट के लिए जो हमारा एंगल आएगा, देखिए एंगल आएगा उसके अकॉर्डिंग सेंटर पे बनाते जाएंगे। एक इनिशियल सेंटर ले लेना है, यहाँ से लाइन खींचना है, उसके बाद एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करते जाएंगे। उस हिसाब से जिसका जो डाटा आएगा वो लिख देंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन होगा वो लिखना पड़ेगा। तो पाई चार्ट के लिए ये जरूरी है। जैसे हम लोग हमारा जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग पहला आया है तो ये सेंटर ले लिए, पहला 60 है तो ये 60 डिग्री बना दिए, दूसरा 72 है तो यहाँ 72 बन जाएगा। इसी तरीके से आगे की तरफ इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे और एंगल बनाते जाएंगे, नेक्स्ट एंगल आगे की तरफ बनते जाएगा। इस तरीके से टोटल 360 डिग्री के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बनाएंगे अच्छे तरीके से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए पाई चार्ट के बारे में ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे बता रहे थे वैसे यहाँ पे देखिए पहला ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका आइटम्स नेम हो गया, आइटम का क्वांटिटी कितना कितना है, फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज है तो बाई में टोटल 100 होगा, फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ सेंट्रल एंगल निकालना है, 360 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ईच क्वांटिटी वाले का, ईच क्वांटिटी का जो फ्रैक्शन है उसके 360 से इंटू करेंगे, सेंट्रल एंगल आ गया। अब ये सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग जो है आपको फिगर ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। पहला 180 है तो 180 ये ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद 90 है तो 90 ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 90 है तो इधर साइड में 90 आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो फाइनल है ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद आइटम का नेम उस ग्राफ पे उसके एंगल के अकॉर्डिंग लिख देना है। चॉकलेट 180 पे था तो 180 पे हो गया, इधर 90 पे अदर फ्लेवर है, इधर 90 पे वैनिला है। तो इसी तरीके से पाई चार्ट का जो है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिखा दिया गया है कौन में क्या लेंगे हम लोग। चलिए देखिए देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए पहला करेंगे ज्वाइनिंग फिगर 4.4 gives the expenditure on the various items and saving of a family during a month, on which item the expenditure was maximum। किस आइटम पे एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है देखिए, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस पे है, फूड पे। देखिए एक्सपेंडिचर फूड आइटम पे सबसे ज़्यादा है। दूसरा पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब टोटल सेविंग जो है उतना किस पे खर्च हो रहा है, तो सेविंग इसका कितना है 15%, और खर्च कितना आ रहा है 15% एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये आपका एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज द सेम एज द सेविंग, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक्सपेंडिचर और ऑफ एजुकेशन पे और सेविंग। ये डाटा सिंपली दे करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देना।
If the monthly saving of the family is रुपीज 3000, what is the monthly expenditure on the cloth? तो क्लॉथ पे देखिए, क्लॉथ पे कहाँ गया, क्लॉथ, क्लॉथ 10% है, तो 3000 का 10% निकाल देंगे। 3000 10%, ये आपका 300 जो है इस पे खर्च हो रहा है, क्लॉथ पे 300 का खर्च हो रहा है। सॉरी, 15% रिप्रेजेंट 3000। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ 15% है। सेविंग आपका दिया हुआ है 3000 और 15% है 3000, इससे टोटल निकालना पड़ेगा पहले। हमने 15,000 का ही 10% निकाल दिया, क्योंकि 3000 तो आपका ऑलरेडी 15% ही है, टोटल नहीं है। टोटल का इतना निकालना पड़ेगा। तो पहले इसमें एक 3000 आपका हो गया, ये टोटल नहीं मालूम है तो टोटल एक्स मान लिया, इसका 15% है। 15 टू जा 30, 100 इधर आ गया, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20,000। अब इसका जो है क्लॉथ पे 10% है, तो इसका 10% निकालना पड़ेगा। 10% ऑफ एक्स टोटल है। अब 20,000 का 10%, यानी 2000 जो है, 2000 रुपया क्लॉथ पे खर्चा होगा। ठीक है। फिर यहाँ सेकेंड आपका जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ द चिल्ड्रंस आइटम ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। अब यहाँ आइटम्स दिया हुआ है, इसका क्वांटिटी दिया हुआ है, टोटल भी दे दिया है। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। तो इसके लिए फिर आपको उसी तरीके से इंफॉर्मेशन से आपको एंगल, सेंट्रल एंगल, सॉरी फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। डाटा देख लीजिए, आइटम्स दिया हुआ है, यहाँ हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ, और यहाँ सेंट्रल एंगल। जिसके लिए 320/720, 80/720, 160/720 और 120/720 और 40/720। अब 320/720 इंटू 360 सॉल्व करेंगे, सेंट्रल एंगल आ जाएगा 720 इंटू 360। 36 टू जाए, 2 से 40 टाइम्स में, तो ये 40 डिग्री हो गया। 2 से 160। ठीक है। इस तरीके से आपको सबका एंगल निकालते जाना है, निकाल करके फिर सेंटर में बनाएंगे, पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऐसे इसका इंफॉर्मेशन से नीचे डाटा आपका दिया गया है। ठीक है, एंगल इस तरीके से यहाँ आपका कंप्लीट है।
अब इसी एंगल का इस्तेमाल करके सर्कल में सेक्टर बनाएंगे और वो हर सेक्टर अलग अलग पार्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए अब ये पाई चार्ट हमारा ये आ गया। जो जो एंगल जितना जिसका आया है पार्टिकुलर आइटम का, जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160 डिग्री एंगल आया है तो 160 बना देना है। और ये एंगल जो है आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, ये कंपास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे एंगल दिए रहते हैं जो कंपास से मेजर नहीं हो पाएगा, अलग अलग टाइप का आ जाता है। तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, चांद के माध्यम से जो है इस एंगल को आप सेक्टर सेंटर पे बनाएंगे और सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला यहाँ भी आपका कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें भी आपको कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ ए स्टेट, ये डाटा दिया गया है। विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे वो आपको बना देना है। ठीक है, तो इसमें आप देखने से ही आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट वाला जो है आप इसमें पाई चार्ट ही बनाएंगे, सॉरी पाई चार्ट नहीं, ये बार ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसमें आइटम्स ज़्यादा है और एंगल लग रहा है कि इसमें जो है आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो जिसमें टोटल दिया हुआ है उसमें ही आप पाई चार्ट इस्तेमाल करेंगे, बाकी बार ग्राफ बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला आपका बार ग्राफ शो करेगा, इसमें टोटल दिया हुआ है तो इसकी पाई चार्ट का इन्फॉर्मेशन है, तो इसे पाई चार्ट आप बनाएंगे। ठीक है, और ये सेकेंड देखिए, इसमें भी आप पाई चार्ट बना सकते हैं या 480 आ रहा है, ये देखिए ज़्यादा डेसिमल वगैरह में एंगल अगर आ रहा हो तो छोड़ देंगे, आप बार ग्राफ ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी 75 टू क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल वाले में आपका बार ग्राफ ही बेटर होता है। जिसमें सिंपली आइटम्स है वो आप पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में ही आएगा, रेक्टेंगल में बेटर रहेगा, क्योंकि 75 से 100 फिर 100 से ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल है, तो ये आपको बार ग्राफ के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज आ जाता है इसका। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, एक्सरसाइज जो हम इसका नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। और यहाँ तो हम लोग रफ स्केच ही बना पाएंगे, रियल स्केच के लिए आपको कंपास, प्रोटेक्टर, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्राफ कॉपी का भी। रफ स्केच बनाएंगे आप, उसका इस्तेमाल कर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप अपने कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे इस रिजल्ट को सही तरीके से दिखा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में इस एक्सरसाइज का करेंगे। आज हमारा केवल इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में और डाटा और इससे रिलेटेड टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी को इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।